नमस्ते सभी को, क्या हो रहा है। मैं ब्रायन टेलर हूँ। मैं अपने घर के पास संतान वैली में एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ नए घर बनाए जा रहे हैं और यह मेरे लिए इस वीडियो की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा स्थान है, क्योंकि यहीं बहुत से लोग एक नए घर या एक ऐसे पिछवाड़े के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। कभी कभी आप एक ऐसे पिछवाड़े में जाते हैं जो एक ऐसे तरीके से विकसित किया गया है जिसे आप नहीं चाहते और आप इसे बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं उन सभी की मदद करना चाहता हूं जो इस आधार से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा प्रारंभ मिल सके और वे जितना संभव हो सके सफल हो सके। तो यह जो दौर है जिस पर मैं अभी हूं, यह वास्तव में बहुत ढीला है। ये मिट्टी जो पैक की गई है और इसे जल्द ही जल निकासी के लिए समतल किया जाएगा, ये उगाने के लिए आदर्श नहीं है। तो मैं उन कदमों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमें संभवतः सबसे सफल बनाने में मदद करेंगे। इनमें से कुछ कदम मैंने अपने अनुभव से सीखे हैं और कुछ मैंने दूसरों को देखकर सीखे हैं, जिनके YouTube वीडियो और चैनल मेरे लिए बहुत सहायक रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें और मैं सभी कदमों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सफलता में मदद करेंगे। पहला कदम वास्तव में महत्वपूर्ण है और दुर्भाग्यवश यही वह कदम है जिस पर आप में से कई लोग गलती करने वाले हैं, और वह कदम है कदमों को न छोड़ें। आप ग्रीन लाइफ या इस घाटी में स्थित अद्भुत उष्णकटिबंधीय नर्सरी में से किसी एक पर जाना चाहते हैं और आप सबसे शानदार फल के पेड़ को लेना चाहते हैं जो आपने कभी देखा है, और आप इस जमीन में एक गड्ढा खोदकर वहां अपना पेड़ लगाना चाहते हैं। आप वहां कई कदम छोड़ रहे हैं और पेड़ की सफलता की संभावना बहुत कम होगी। मुझ पर विश्वास करें, इनका पालन करें। ये कदम सिद्ध हैं, जानता हूँ ये काम करते हैं। अपने यार्ड और अनगिनत अन्य जगहों पर देखा है। तो कृपया मेरी बातों को सुनें और कम से कम कोशिश करें कि उन्हें उसी क्रम में रखें जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला कदम है, कदमों को मत छोड़ें। चरण 2, जो चरण 1 के समान ही महत्वपूर्ण है, कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करना है। तय करें कि आप अपने पिछवाड़े से क्या चाहते हैं। यदि आप एक नींबू का पेड़ लगाना चाहते हैं ताकि आपको नींबू खरीदने के लिए दुकान पर न जाना पड़े, तो यह ठीक है, आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए आपको क्या करना है और उसी पर टिके रहें। अगर आप सिर्फ कुछ सब्जियां उगाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को खोजें, उस लक्ष्य पर टिके रहें। अगर आप जैक मेस की तरह कुछ चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, अगर आप खाद्य वन बनाना चाहते हैं तो इन कदमों का पालन करें, क्योंकि यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और आप सफल होंगे। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप महत्वपूर्ण कदमों को छोड़ देंगे और आपकी सफलता की संभावनाएं वास्तव में कम हो जाएंगी। मुझे पता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक फल के पेड़ का सीरियल किलर रहा हूं। मैंने ढेर सारे पेड़ मारे हैं, शायद उतने ही पेड़ जितने मेरे पिछवाड़े में हैं। मैंने मारे हैं क्योंकि आप जानते हैं क्या, मैं इन कदमों का पालन नहीं करना चाहता था। मेरा पहला अंजीर का पेड़ मुझे मेरे दोस्त माइक से मिला जो मेरे पड़ोस में रहते थे, और उन्होंने मुझे एक ब्राउन टर्की अंजीर की कटिंग दी और मुझे वह कटिंग लेना याद है। मैंने इस मिट्टी में थोड़ी खुदाई की जिसमें कोई पानी नहीं था, न ही जड़ों को ढकने जितना नहीं खोदा, क्योंकि ज़मीन कठोर थी और मुझे खोदने का मन नहीं था। मैंने इसे लगाया और चला गया और सोचा कि वह पेड़ क्यों मरा। मेरे पास एक काला अंगूठा है, मैं भूरे अंगूठे पर विश्वास नहीं। मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक हरा अंगूठा होता है, लेकिन हर किसी को उन कदमों का पालन करना होगा जो उन्हें चाहिए। इसलिए अपने पिछवाड़े में जो आप चाहते हैं उसके लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और आप सफल होंगे। अब कदम 3 और 4 एक साथ चलते हैं और मैं एक कदम दूसरे से ऊपर नहीं रख सकता। इसलिए जब मैं 3 और 4 कहता हूँ तो मैं 3 बात करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको वास्तव में सफल होने के लिए 3 और 4 को लगभग एक ही समय पर करना होगा। तो अगर आप इस ज़मीन को देखें तो यह ज़मीन बहुत बहुत भूरे रंग की है। यह बहुत 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 जैविक जीवन से खाली है। यह वास्तव में ऐसा ज़मीन नहीं है जो आपके लिए परिणाम उत्पन्न करेगी। यही कारण है कि तीसरा कदम मिट्टी बनाना है। तो यह मिट्टी है, यह मिट्टी नहीं है, इसमें जीवन नहीं है, यह बस गंदगी भरा मिट्टी है।
अगर आप सीधे इसमें पौधा लगाने की कोशिश करेंगे तो आप असफल होंगे। कुछ चीज़ें जो हमारे जलवायु के लिए अभ्यस्त हैं उस मिट्टी को संभाल सकती हैं और फल फूल सकती हैं। लेकिन अगर आप आम का पेड़ उगाने की कोशिश कर रहे हैं या एवोकाडो उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शायद बहुत जल्दी असफल हो जाएंगे और मिट्टी आपको कोई माफ़ी नहीं देगी। तो हम जो करते हैं वह है मिट्टी में जैविक पदार्थ जोड़ना। अब जैविक पदार्थ कुछ अद्भुत करते हैं, वे हमारी मिट्टी में जीवन लाते हैं, वे वास्तव में इसे मिट्टी बनाते हैं, न कि सिर्फ गंदगी। तो जैविक खेती मेरे अनुभव में कुछ इतना सरल है जैसे लकड़ी के चिप्स डालना। अभी पतझड़ का मौसम है, आप पत्ते इकट्ठा कर अपने पिछवाड़े में रख सकते हैं। झाड़ू लगाकर कचरे में मत फेंकें, उन्हें रखें और अपने पिछवाड़े में उन क्षेत्रों में डालें जहां आप फल के पेड़ लगाने वाले हैं। तो क्या होता है कि मिट्टी टूटने लगती है। धरती के कीड़े, आइसोपोड, कांड के कीड़े, मिलीपेड और ग्रब सभी आएंगे, वे खाएंगे, वे मल त्याग करेंगे और वे प्रजनन करेंगे और यह मल या कास्टिंग्स हैं जो जीवन को जन्म देते हैं। पेड़ों को जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यही वे खा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे माइसिलियम, फंगस और बैक्टीरिया हैं जो सभी उसी काम को कर रहे हैं एक पैमाने पर जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। इसलिए जब ये सभी चीजें टूट रही हैं तो वे हमारे देशी मिट्टी के साथ मिल रही हैं जो खनिजों में बहुत समृद्ध है और यह हमारे पेड़ों के लिए बढ़ने और जीवित रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म या आधार क्षेत्र बना रही है। तो यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है। अब यह कुछ ऐसा है जो आपको लगातार करना होगा। आप एक साल में लकड़ी के चिप्स का ट्रक लेकर नहीं रह सकते और जीवन भर के लिए ठीक हैं। आपको अपनी मिट्टी को लगातार खाद देना होगा। यह एक महत्वपूर्ण बात होगी जिसे आपको अपने बाग या खाद्य वन के लिए हमेशा करना होगा ताकि आपके पौधे और पेड़ स्वस्थ और खुश रहें। यदि आप यह कर रहे हैं तो आपको उर्वरक की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप लगातार एक जीवित मिट्टी बनाए रख रहे हैं। मिट्टी आपके पिछवाड़े में सबसे महत्वपूर्ण जीव है जिसका आपको ध्यान रखना है और उसे विकसित करना है। ठीक है, तो हम अगले कदम पर जाएंगे और मैं आपको कदम नंबर 4 दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगला कदम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वह कदम 4 है पानी देना। इसलिए यह मिट्टी के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है क्योंकि आपको अपनी मिट्टी को पनपने और एक जीवित जीव होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में बागवानी के बारे में पानी एक ऐसी जटिल चीज है क्योंकि यह एक बहुत ही सीमित संसाधन है। हमें इसके साथ सावधान रहना होगा, हमें इसके साथ जिम्मेदार होना होगा। हमारे पास सीमित आपूर्ति है, इसलिए हम खुद को ऐसी स्थिति में रखना चाहते हैं जहां हम इसका कम उपयोग कर सकें और फिर भी सफल रह सकें। बहुत से लोग हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, जिनके पास वास्तव में शानदार वर्षा जल संग्रह प्रणाली है। मुझे पता है कि मेरी पत्नी का परिवार, मेरा परिवार एक कंपनी चलाता है जो वर्षा जल नालियां लगाता है। जो यदि आपके पास वर्षा जल नालियां हैं तो आप उन्हें एक प्रणाली में जोड़ सकते हैं जो पानी इकट्ठा करती है। वहाँ कई शानदार विकल्प हैं। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य रूप से पानी देने के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे लिए पानी देना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। वैली में ऐसे लोग हैं जो ड्रिप लाइनों का उपयोग न करने के बारे में बात करेंगे। 100% उनके साथ सहमत हूँ। हालांकि मेरे पास अभी भी कुछ हैं क्योंकि मुझे बाढ़ सिंचाई का विकल्प नहीं मिला है। चाहता हूँ कि मेरे पास यह होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास यह नहीं है, मुझे अपनी पानी देने की प्रक्रिया में रचनात्मक होना पड़ेगा। छोटे ड्रिप लाइन्स कैल्शियम और कठोर पानी के जमा होने से बंद हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं पता चलेगा कि आपका पेड़ संकट में है या उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, वह गंभीर या मृत न हो जाए। इसलिए मैं वास्तव में उनका उपयोग करने की सिफारिश नहीं करता। हालांकि अगर यही एकमात्र चीज है जो आपके पास है और आप इसे जीवित और फलने फूलने के लिए काम करने और रखरखाव करने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसे कर सकते हैं। जो मैं करता हूँ वह थोड़ा अलग है। मैंने वास्तव में कभी भी पानी देने पर वीडियो नहीं बनाया। ये मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है, मैं बस इसके बारे में गलत नहीं होना चाहता।
तो मैंने कई अलग अलग चीजें आजमाई हैं। मैंने बबलर्स का उपयोग किया है। मुझे लगता है कि बबलर्स बहुत अच्छे हैं अगर आपके पास बाढ़ सिंचाई का विकल्प नहीं है, क्योंकि वे बाढ़ सिंचाई की तरह काम करते हैं। मेरे लिए बबलर्स की समस्या यह थी कि वे पर्याप्त क्षेत्र को कवर नहीं करते, तो मैंने बबलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बढ़ाने का फैसला किया, जिसे मैं आपको 1 सेकंड में दिखाऊंगा। तो मैंने जो किया वह ये है कि समय के साथ मैंने अपना खुद का सिंचाई प्रणाली स्थापित की। मैंने डिजिटल रास्ता अपनाया। तो मेरे पास स्कॉट्स ग्रो सिस्टम है, जो एक डिजिटल वाईफाई नियंत्रित है। आप कुछ भी मैन्युअल रूप से समायोजित नहीं कर सकते। यह 100% आपके स्मार्टफोन के माध्यम से आपके वाईफाई पर है, और मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रदर्शन देना चाहता हूँ। तो ये मेरे पिछवाड़े में 3 क्षेत्र हैं। जोन के बारे में अच्छी बात यह है कि आप प्रत्येक जोन पर अधिकतम 6 जोन हेड्स रख सकते हैं, जिससे आपको अधिकतम स्थान और उपयोग मिल सके, और आप वास्तव में यह नियंत्रित कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र पानी प्राप्त कर रहे हैं और किस समय। तो ये वास्तव में मदद करता है। तो एक डेमो के रूप में मैं अपने जोन 2 में 1 मिनट डालने जा रहा हूँ, और मैं आगे बढ़कर शुरू करने जा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि क्या होता है। ये वास्तव में काफ़ी अच्छा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपनी अच्छी कैमरा नहीं लाना चाहता, लेकिन इस क्षेत्र में अब सब कुछ बारिश में भीग रहा है, और आप आसानी से रोक सकते हैं, और ये रुक जाता है। काफ़ी अच्छा। तो मैंने वहाँ क्या किया, ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने पहले किसी YouTube वीडियो में देखा हो, या शायद मैं इसे भविष्य में भी नहीं देखूंगा, क्योंकि ये बहुत पागलपन है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वह ये है कि मैं वास्तव में अपने पेड़ों को पानी देने के लिए स्प्रिंकलर हेड्स का उपयोग कर रहा हूँ। और आप कह सकते हैं, खैर ये पागलपन है, आप सब कुछ सूखा देंगे। खैर, मैं आमतौर पर इन्हें रात में ही चालू करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे पानी प्राप्त करने के बाद फिर सूरज उन पर पड़ता है और संभवतः उन्हें सूखा देता है। इसलिए मैं केवल रात में पानी देता हूँ। मैं प्रकृति की नकल कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति में बाढ़ सिंचाई नहीं होती जब तक कि वे किसी नदी के पास न रहते हों और वहाँ बाढ़ न आए। प्रकृति में बबलर नहीं होते जब तक कि कहीं जमीन से कोई झरना न फूट रहा हो। लेकिन प्रकृति में बारिश होती है। एरिजोना में हमें यह इतनी बार नहीं मिलता, लेकिन हमें यह फिर भी मिलता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम बारिश की नकल कर रहे हैं। इसलिए मेरी लाइन के अंत में एक फिल्टर है, ताकि कुछ कठोर पानी, आप जानते हैं, उसे उठाया जा सके। लेकिन मैं इस बारे में बहुत चिंतित नहीं हूँ। मैं वास्तव में जो करना चाहता हूँ वह यह है कि अपने पूरे यार्ड में पानी फैलाना है, न कि केवल जहाँ पेड़ हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मिट्टी अच्छी तरह से गीली और तैयार हो जाए। मैं चाहता हूँ कि सारी मिट्टी एक जीवित तत्व बने। मैं चाहता हूँ यह स्वस्थ हो और यह अपने पोषक तत्व मेरे यार्ड में फैलाने में, ताकि सब एक दूसरे की मदद कर सकें। और यह छोटा सा सिस्टम जो मैंने बनाया है, इसमें मदद की है। मैं शायद अंततः केवल पानी देने पर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग देख सकें कि मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ। लेकिन यह प्रणाली काम करती है। मुझे यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि मैं पेड़ कहाँ लगा रहा हूँ, और मुझे यह इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि जब तक मैं इसके लिए पानी की लाइन खींच नहीं लेता ताकि यह खुश रहे, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से पानी दे रहा हूँ। मैं अपने पूरे पिछवाड़े को पानी दे रहा हूँ, क्षेत्र दर क्षेत्र छिड़का गया। और पानी देने के साथ एक और बात यह है कि अपने यार्ड को बहुत अधिक पानी देकर आप निश्चित रूप से अधिक नुकसान कर सकते हैं, बजाय इसके कि लाभ। तो जब मैं बागवानी में नया था, मुझे याद है कि मैंने ग्रीन लाइफ चैनल पर पोस्ट किया था। मैंने कहा, हे मेरे आम, वे सूखते हुए लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या गलत हो रहा है। ये मैं उन्हें 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी देता हूँ। आप जानते हैं, दिन में 3 या 4 बार। मुझे यह समझ में नहीं आता। और जो मैं कर रहा था वो यह था कि मैं अपने पौधों को अधिक पानी दे रहा था। और ये एक बड़ा नहीं है। आप आसानी से अपने सभी पौधों को बहुत अधिक पानी देकर मार सकते हैं। तो मैं जो करता हूँ वो ये है कि मैं इसे चालू करता हूँ। मैं इसे गर्मियों में सप्ताह में 1 बार चालू करता हूँ। शायद अगर ये 110 डिग्री हो तो मैं इसे 2 बार चालू कर सकता हूँ। और मैंने इसे उस क्षेत्र में 1 से 2 घंटे तक बिना रुके चलने दिया है। ये वास्तव में जमीन में अच्छी तरह से समा जाता है। जमीन पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेती है, आप जानते हैं। इसलिए मैंने बस पानी को एक त्वरित सेकंड के लिए चालू किया। यहाँ मेरे एक दोस्त हैं,
मैं उन्हें अपने केंचुओं के रूप में बुलाता हूँ। ये वही हैं जो मेरी मिट्टी को पोषण दे रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि यह एक अल्बामा जंपर है। मुझे वे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं इसे दबाने जा रहा हूँ और शायद मैं बेवकूफ नहीं दिखूंगा। मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। मैंने थोड़े समय से पानी नहीं दिया है, लेकिन आप आमतौर पर इसे निचोड़ सकते हैं। आप जानते हैं, 1 या 2 दिन, यहाँ तक कि जब इसे इस बेहद गर्मी में पानी दिया गया हो, और आपको पानी निकलता हुआ मिलेगा। इससे मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद मिलती है और पानी देने का समय सीमित होता है। आप वास्तव में चाहते हैं कि मिट्टी थोड़ी सूख जाए। यह वास्तव में आपके पेड़ों पर तनाव नहीं डालता, लेकिन यह आपके पेड़ों को एक मौका देता है। यह सूख रहा है। पेड़ ऐसे ही पसंद करते हैं। मुझे एक भी ऐसा पेड़ नहीं पता जो हमेशा गीला होना चाहिए। शायद ऐसे पेड़ हैं, लेकिन मेरे पेड़ों में से कोई भी, मुझे जानकारी है, ऐसा नहीं है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक निरंतर पानी देने का कार्यक्रम बनाएं। आपको समझना चाहिए कि आपकी मिट्टी को पानी कितनी बार चाहिए। अगर आपके पास अच्छी मिट्टी नहीं है, जैसे कि सिर्फ मिट्टी है, तो आप हर दिन पानी दे सकते हैं और हर दिन यह सूख जाएगा और हर दिन आपको पानी देना पड़ेगा और आप बहुत सारा पानी बर्बाद करेंगे। इसलिए अच्छी मिट्टी आपके पानी के उपयोग को कम रखने में मदद करने के लिए कुंजी है। तो यह पानी देने के लिए मुख्य टिप नंबर 4 है। मैं अगले टिप के साथ आप लोगों के पास थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है, टिप नंबर 5। मैं इस टिप को देने के लिए अपने तुलसी के पेड़ के अंदर हूँ, क्योंकि तुलसी का पेड़ उस टिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह वास्तव में एक सूक्ष्म जलवायु विकसित कर रहा है। तो सूक्ष्म जलवायु मूल रूप से आपके पिछवाड़े या सामने के यार्ड में एक जलवायु बनाने का तरीका है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अपने पेड़ों की मदद करें, उन्हें वह वातावरण दें जिसकी उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। कुछ पेड़, जैसे कि यह तुलसी का पेड़, एरिज़ोना की धूप को सहन करने में उत्कृष्ट होते हैं। वे इसे एक चैंपियन की तरह सहन कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा छत्र उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग अधिक धूप संवेदनशील पेड़ों जैसे कि एवोकाडो या लॉकवार्ट को हमारी धूप के सीधे प्रभाव से बचाने के लिए किया जा सकता है। आप वास्तव में इन पेड़ों के नीचे लगभग 10 से 15 डिग्री ठंडा महसूस कर सकते हैं, बस इसलिए कि ये पेड़ इतनी सारी धूप को आने से रोकने में सक्षम हैं और नमी नीचे बनी रहेगी। इससे एक अच्छा सा सूक्ष्म जलवायु बनेगा। तो सूक्ष्म जलवायु केवल ऊपरी पेड़ों, ओवरस्टोरी पेड़ों के बारे में नहीं है, यह ग्राउंड कवर के बारे में भी है। तो मुझे आपको यह दिखाने दें। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ कुछ पुदीना है। यह पुदीना, अगर इसे थोड़ी छाया मिलती है तो हमारी गर्मियों को चैंप की तरह सहन कर सकता है। ये चीजें वास्तव में खरपतवार की तरह बढ़ती हैं। ये थोड़े से परेशान करने वाले पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ शकरकंद की बेल हैं जो गर्मियों में चैंपियनों की तरह बढ़ती हैं। ये 2 पौधे संभवतः कुछ अन्य जो मैं वर्तमान में उपयोग नहीं करता, जमीन को सीधे गर्मी के संपर्क में आने से बचाने में वास्तव में अच्छे हैं। तो आप पूछते हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, सूर्य की सीधी गर्मी वास्तव में सूरज पर पड़ेगी और इससे आपकी ज़मीन थोड़ी तेज़ी से सूख जाएगी। और ग्राउंड कवर फसलों के होने से आप न केवल ज़मीन को सूरज की सीधी गर्मी से बचा रहे हैं और पानी बचा रहे हैं, बल्कि आप वास्तव में इसे लगभग 10 से 15 डिग्री ठंडा रखने की अनुमति दे रहे हैं, ताकि आपकी जड़ प्रणाली तनावग्रस्त और अधिक गर्म न हो। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि यह कदम 5 आपके सूक्ष्म जलवायु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार जब आप यह पहचान लेते हैं कि आप कौन से पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप यह पहचान सकते हैं कि आप उन्हें सूक्ष्म जलवायु के किस हिस्से में रखना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक एवोकाडो का पेड़ है, तो आप इसे अपनी पश्चिमी दीवार पर बिना किसी ढकने के नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि यह तले हुए बेकन की तरह कुरकुरा हो जाएगा। यह तुरंत मर जाएगा। इसी तरह आप अपनी बारबाडोस चेरी, जो वास्तव में उस पश्चिमी दीवार पर अच्छी लगती है, को अपने तुलसी के पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उसे वह रोशनी और गर्मी नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए। यह कभी फल नहीं देगी और शायद यह मर भी जाएगी। इसलिए सूक्ष्म जलवायु और अपने पेड़ों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में पहला कदम यह है कि आपको वास्तव में यह समझना होगा कि आप किस प्रकार के पेड़ लगाना चाहते हैं। यदि आप ऐसे पेड़ चाहते हैं जिन्हें धूप संवेदनशील सुरक्षा की आवश्यकता है, तो आपको अपने तुलसी के पेड़, अपने मोरिंगा, अपने जुजूबे और अपने बड़े सिट्रस पेड़ प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो लॉलीपॉप की तरह कटे हुए हैं।
आपको इन्हें पहले स्थापित करना होगा और फिर जब ये स्थापित हो जाएं तो आप अपने अन्य पौधों और पेड़ों को इन पेड़ों के नीचे रख सकते हैं ताकि वे हमारे जलवायु में खुद को स्थापित कर सकें और बेहतर कर सकें। इनमें से कुछ पूर्ण धूप में बेहतर करेंगे जब वे कुछ वर्षों के लिए स्थापित हो जाएंगे और वे ऊपर की ओर बढ़ेंगे और आप अपने ओवरस्टोरी पेड़ों को इस तरह से छंटाई कर सकते हैं कि उन्हें आवश्यक प्रकाश मिल सके। इसलिए सूक्ष्म जलवायु इतनी महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण कदम जिसे मैं इस वीडियो में लाना लगभग भूल गया वह यह है कि बागवानी एक दर्शक खेल नहीं है। यह एक शामिल प्रक्रिया है जिसे निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है। इसलिए मुझे हर दिन अपने बगीचे में चलना पसंद है और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं कुछ चीज़ें मिस कर देता हूँ। कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ और कोई आश्चर्य नहीं होता और कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ और बहुत सारे आश्चर्य होते हैं, जैसे कि ओह मेरे पास अभी जामुन है, ये नवंबर है, ये पागलपन है, उन्हें अभी बाहर नहीं होना चाहिए, या हे वह पेड़ गिरने लगा है, मुझे ये पता लगाना पड़ सकता है कि क्या मैं इसे बहुत पानी दे रहा हूँ क्योंकि ज़मीन इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इस गर्मी में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे सितंबर में सर्जरी हुई थी और मैं लगभग 1 महीने तक बाहर जाकर चलने में सक्षम नहीं था और यह मेरे लिए कठिन था क्योंकि मैं वास्तव में अपने बगीचे का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मैं आराम भी करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बगीचे में गिर जाऊं और चोटिल हो जाऊं, इसलिए मैंने कई पेड़ खो दिए। मेरे पानी के सिस्टम में एक लीक था जिससे अधिक पानी देने की समस्या हुई और मैंने लगभग 3 प्लूट्स खो दिए, ये नए जो ग्राफ्ट किए गए थे। इसलिए मैंने शायद लगभग 17 किस्मों के प्लूट्स खो दिए। इस बारे में बहुत निराश हूँ। मेरे पास अब कोई भी बहुग्राफ्टेड प्लूट नहीं है, इसलिए शायद किसी और समय, लेकिन मैंने यह भी सीखा कि मुझे यहाँ रहना होगा और मुझे सतर्क रहना होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो अंतिम कदम जिसे मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, वह है यह समझना कि आपके पौधों को किस प्रकार के मिट्टी के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अब एरिज़ोना हमारी मूल मिट्टी, इसमें स्वाभाविक रूप से 8.5 का बहुत उच्च पीएच होता है, कुछ स्थानों पर शायद 9 भी दिन के अनुसार। मैं केवल पीएच पर एक पूरा वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं आपको जो सलाह देने जा रहा हूं वह है एक मिट्टी का परीक्षण करें। मैंने मिट्टी के परीक्षण करने के तरीके पर एक वीडियो बनाया था। आप इन्हें अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, आप इन्हें स्थानीय स्तर पर भी कर सकते हैं। मिट्टी के परीक्षण के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन आपकी मिट्टी कुछ पोषक तत्वों की कमी कर रही है जिनकी आपको आवश्यकता होगी। अब जब आप यह पता लगाते हैं कि आपकी मिट्टी का पीएच कम है या अधिक है, तो आप पीएच को कम करने के लिए उसमें सल्फर मिला सकते हैं। आप पीएच को कम करने के लिए मछली के इमल्शन को जोड़ सकते हैं। आप कई विभिन्न पोषक तत्व जोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मैं अत्यधिक अनुशंसा करने जा रहा हूँ वह है जैविक रहने की कोशिश करना। अब मैं पेड़ गले लगाने वाला नहीं हूँ, हालांकि मुझे पेड़ पसंद है। मैं मिट्टी और इसके पीछे के विज्ञान को वास्तव में समझना शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप बहुत सारे गैर कार्बनिक, कुछ सिंथेटिक उर्वरक मिलाते हैं तो आपके मिट्टी में कुछ जीवों को मारने का बहुत अच्छा मौका है। मैं उन जीवों को मारना नहीं चाहता क्योंकि वे जीव मेरे पौधों को खिलाने का एक शानदार काम कर रहे हैं। और आप जो आखिरी चीज करना चाहते हैं वह यह है कि कुछ पोषक तत्वों को एक सिंथेटिक रूप में डालें जो उन जीवों को नुकसान पहुंचाएगी। और फिर आप जो कर रहे हैं वह प्रतिकूल हो रहा है और इससे आपको अधिक सिंथेटिक्स का उपयोग करना पड़ेगा और आप अपने स्तर को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि इसे जितना संभव हो उतना स्वाभाविक रूप से बनाए रखें। तो कुछ चीज़ें जो मैं उपयोग करता हूँ उनमें मछली का इमल्शन या मिट्टी का सल्फर और समुद्री शैवाल शामिल हैं। मैं हड्डी का आटा और रक्त का आटा उपयोग करता हूं। बस ये इस पर निर्भर करता है कि आपके परीक्षण के परिणाम क्या हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप लोग समझें कि आपकी मिट्टी को वास्तव में क्या चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके पौधों को क्या चाहिए। तो अगर आपके पास एक आम है और उसे 6 का पीएच चाहिए और आपके पास 8 का मिट्टी है, तो आपका पेड़ शायद नहीं बढ़ेगा और वह मर सकता है। आप सोच रहे होंगे मेरा पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर इसे सही पोषक तत्व नहीं मिलते तो ये जीवित नहीं रहेगा, और अगर यह जीवित रहता है तो यह स्वस्थ नहीं होगा और आपकी अपेक्षा के अनुसार उत्पादक नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये सुझाव आपके लिए सहायक रहे होंगे। यह मेरे लिए कुछ समय से एक जुनून परियोजना रही है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि हर कोई अपनी पूरी सफलता प्राप्त करे और मैं बहुत खुश हूं कि लोग रेगिस्तान में खाद्य और फल के पेड़ उगाने में रुचि रखते हैं।
तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके समर्थन की वास्तव में सराहना करते हैं और हम आपको अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। अलविदा। धन्यवाद।